हेलो एवरीवन, नमस्ते। और ज्योग्राफी की इस क्लास में आज हम हमारी जो सेकंड बुक है उसको शुरू करने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर है जनसंख्या वृद्धि संगठन। पहली कंप्लीट हमारी किताब हम एक बार एक राउंड में कर चुके हैं, नेक्स्ट राउंड फिर से शुरू करेंगे। तो अब हम एक बार एक एक राउंड करके जो अपनी सेकंड बुक है उसको भी कंप्लीट करते हैं। तो आज की हमारे इस क्लास में ये पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जिसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न भी है, रिक्त स्थान भी है और लघुत्रात्मक बड़े प्रश्न भी है। तो आइए एक एक करके देखते हैं और आपको आंसर बताते जाना है जिन जिन प्रश्नों का आंसर आपको आता है। मुझे पता है आपको आते होंगे सारे क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बार जरूर देख लेना ताकि फाइनली कोई भी डाउट आपका नहीं रहे और कुछ नई चीज़ें जरूर याद आएगी। और साथ ही साथ समझने का प्रयास करना है, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो जाना है। अभी आपको याद है लेकिन एग्जाम में माइंड ब्लॉक हो गया, चीज़ें याद नहीं आई, तो इसलिए आराम से समझते हो जाइए। पहला प्रश्न क्या है कि भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। भाई, जनसंख्या वृद्धि के बहुत सारे कारण तो हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण तो शब्दों को ध्यान रखना है आपको। पहला प्रश्न क्या है, तीव्र जन्म दर। दूसरा ऑप्शन है नगरीकरण। तीसरा ऑप्शन है निम्न जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। और चौथा है उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर। तो बच्चों, सबसे जरूरी जो सबसे मुख्य कारण है वो यही है कि भारत में अभी क्या है, चिकित्सा सुविधाओं की बहुत सारी उपलब्धता है देश में। तो जन्म दर जो है ना वो बढ़ रही है ना, जन्म दर बढ़ रही है और मृत्यु दर घट रही है। साथ ही साथ अभी शिक्षा, विशेष करके ग्रामीण इलाके, दूर दराज के जो इलाके वहाँ शिक्षा का विकास नहीं हो पाया है, तो वो भी जनसंख्या जन्म दर को बढ़ाने में एक भूमिका निभा रहा है। जैसे जैसे शिक्षा का विकास होगा, जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे, ये जन्म दर घटती जाएगी और जन्म दर घटेगी तो जनसंख्या वृद्धि में भी कमी आएगी। दूसरा है घटती मृत्यु दर। तो यही कारण है कि जो चिकित्सा सुविधाओं का विकास हुआ है तो इससे मृत्यु दर घट रही है। और साथ ही साथ जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, तो उनको सुविधाएं मिल रही है। ठीक है, तो ये राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन द। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा प्रश्न है कि भारत जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत भाग गांवों में रहता है। अब देखो यहां से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो सारी कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो है कि जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या कितनी है, आपको याद रखना 121 करोड़। उसके बाद प्रश्न ये बनता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कितनी जनसंख्या शहरों में रहती है, कितनी जनसंख्या, जैसे ये गांव में पूछा है, शहरों का भी आ सकता है कि शहरों में जनसंख्या कितने प्रतिशत रहती है। तो हर कंडीशन से आपको रेडी रहना है, हर टाइप के प्रश्न के लिए आपको रेडी रहना है। उतावल मत करिए, हड़बड़ाहट मत करिए। जो कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो ना उसको एक बार क्लियर कर दीजिए। अपने नोट्स बनाइए छोटे छोटे और संक्षिप्त नोट्स बनाइए। जैसे आपने लिख दिया, टॉपिक हेडिंग डाल दी कि जनगणना 2011, ठीक है, ऐसे हेडिंग डाल दी जनगणना 2011। उसके बाद आप लिखेंगे कि जनसंख्या का प्रतिशत गांवों में कितने रहते हैं, ऐसे लिख दो, गांवों में कितने रहते हैं, शहरों में कितने रहते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है, न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या किस राज्य की है, न्यूनतम पुरुष जनसंख्या किस राज्य की है, सर्वाधिक महिला जनसंख्या किस राज्य की, न्यूनतम महिला जनसंख्या किस राज्य की है। तो ये सारी इस तरीके से आपको चीजें याद करनी पड़ेगी। अभी पूछा है कि ग्रामीण जनसंख्या मतलब कितने प्रतिशत लोग भारत में गांव में रहते हैं, तो 68.8% लोग बच्चों गांव में रहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा 68.8% लोग गांव में रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, तीसरा है कि राष्ट्रीय युवा नीति है ना, एनवाईपी का मतलब होता है नेशनल यूथ पॉलिसी। नेशनल यूथ पॉलिसी में आरंभ की गई, मतलब रिक्त स्थान भरना आपको। नेशनल यूथ पॉलिसी कौन से वर्ष में आरंभ की, तो बच्चों फरवरी 2014। राइट आंसर इसका है फरवरी 2014 में नेशनल यूथ पॉलिसी, राष्ट्रीय युवा नीति प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 किस आयु समूह के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित करती है। आप युवा किसे मानेंगे, ठीक है। तो युवा नीति जो है इसमें बच्चों 15 से लेकर के 29 वर्ष की जो आयु है इसके बीच का जो समूह है वो युवा कहलाता है।
तो राइट आंसर आपको याद रखना है 15 से लेकर 29 आयु वर्ग के लोगों को युवा माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, पांचवा, कृषि जनसंख्या में किन किन को सम्मिलित किया गया है? तो कृषि जनसंख्या में कृषि कार्य करने वाले, इससे संबंधित श्रमिक, साथ ही साथ पशुपालक, साथ ही साथ मुर्गी पालन करने वाले, साथ ही साथ मत्स्य पालन यानी मछलियों का पालन करना, पकड़ना, बेचना करने वाले, और वन में जो कार्य होते हैं वनों से रिलेटेड, वानिकी में लगे हुए जो लोग हैं, इन समस्त लोगों को कृषि जनसंख्या में काउंट किया जाता है, कृषि जनसंख्या में माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला है छठा प्रश्न कि भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 भौतिक कारणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो जनसंख्या वितरण आपने देखा, कहीं सघन जनसंख्या निवास करती है, कहीं विरल जनसंख्या निवास करती है, कहीं तो इतनी भीड़ है कि पूछो मत, और कहीं बिल्कुल दूर दराज तक जनसंख्या नहीं है। तो बच्चों ये आखिर ऐसा क्यों है, ये असमान क्यों है? कई बार ये भी प्रश्न आता है कि भारत में जनसंख्या का वितरण पाया जाता है समान, असमान, विषम। तो आपको ध्यान रखना, असमान आप लिखेंगे या विषम लिखेंगे। अब बताइए ये इसका कारण क्या है, असमान जनसंख्या का कारण क्या है? तो इसके भौतिक कारण, अलग अलग कारण होते हैं, जैसे आर्थिक कारण अलग हो जाएंगे, भौतिक कारण अलग हो जाएंगे। तो अभी भौतिक पूछा है, तो भौतिक में जब अगर हम बात करते हैं तो आपको लिखना है कि भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारण इस प्रकार है। पहला है जलवायु। याद है ना आपको कि भाई जहां पे सम जलवायु होगी, जहां पे अच्छी जलवायु होगी, वहां पे लोग ज्यादा बसते हैं। जहां पे कठोर, जहां पे जटिल जलवायु पाई जाती है, वहां पे लोग कम बसते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे कि भारत में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु सर्वाधिक प्रभावशाली कारक है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। क्योंकि अगर भयंकर सर्दी पड़ रही है, बर्फ गिर रही है, तो वहां लोग कम बसेंगे। भयंकर लू चल रही है, जैसे राजस्थान, थारकार मरुस्थल, लोग कम बसेंगे। लेकिन जहां सम जलवायु है, अच्छी जलवायु, तो लोग ज्यादा बसेंगे। अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्र जहां जनसंख्या का उच्च वितरण दर्शाते हैं, वही कठोर जलवायु वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान के थार मरुस्थल और हिमाचल के उच्च पर्वतीय भाग जनसंख्या का विरल वितरण दर्शाते हैं। तो जलवायु भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला। दूसरा आपको लिखना है धरातलीय स्वरूप। धरातलीय स्वरूप में क्या आएगा कि भारत के जो मैदानी भाग हैं वहां पे कृषि की सुविधा मिल जाती है, बाकी हर चीज से वहां पे लोग सुखी रहते हैं। तो वहां पे क्या होगा कि कृषि योग्य भूमि की पर्याप्त उपलब्धता, परिवहन मार्गों का समुचित विकास और जलीय संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता के कारण जनसंख्या का विशाल जमाव मिलता है। ये सारी सुख सुविधा मैदानी भागों में मिलती है। दूसरी ओर भारत के प्राय द्वीपीय पठारी भाग, मतलब जहां समुद्र है दोनों भागों में, यहाँ पे जैसे समुद्र है इधर भी और इधर भी, तो ये प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है। ये पठार है यहाँ पे, तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग और साथ ही साथ उत्तर के जो पर्वतीय भाग हैं, हिमालय और जो भी पर्वतीय क्षेत्र है पूरा, वो अपेक्षाकृत विरल जनसंख्या वहां पे निवास करती है। तो दूसरा फैक्टर क्या हुआ, भौतिक स्वरूप, कि भूमि किस प्रकार की है उसके आधार पर भी जनसंख्या वितरण प्रभावित होता है। फिर लिखा है जल की उपलब्धता। तो देखो भारतीय जनसंख्या वितरण पर इसकी स्पष्ट छाप देखने को मिलती है। जनसंख्या, पर्याप्त जल उपलब्धता वाले क्षेत्र अधिक जनसंख्या वितरण को दर्शाते हैं, जबकि जल की कमी वाले भागों में जनसंख्या वितरण कम पाया जाता है। जैसे राजस्थान में आपने देखा होगा ना, 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है, तो वहां पे कम लोग बसेंगे। इसके अलावा अगर हम देखते हैं जैसे अपना उत्तर प्रदेश है, बिहार है, जहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं, पानी की कोई कमी नहीं, तो लोग वहां पे ज्यादा बसते हैं। तो इस तरीके से ये अलग अलग फैक्टर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। और हमने ये देखा है भौतिक कारक, जिसमें हमने 3 जो कारण हैं वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले हमने देखे हैं। जलवायु हमने देख लिया, धरातलीय स्वरूप हमने देख लिया और जल की उपलब्धता हमने देख लिया। तो इसी तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन को समझते हुए करना है बच्चों। ये छोटी सी हमारी आज की क्लास थी, जो एवरीडे आपको सुबह 7 बजे मिलती है, और इसमें एक एक चैप्टर हम फर्स्ट राउंड में कवर कर रहे हैं। एग्जाम से पहले हम सेकंड राउंड भी चलाएंगे और उसके बाद हमारी लाइव क्लासेस भी आएगी। तो लाइव क्लास भी आप ज्वाइन करेंगे, मैं लाइव क्लास का टाइम आपको बता दूंगा, और कंप्लीट बोर्ड एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। आपको भले ही की चीजें याद हो, लेकिन फिर भी रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, बार बार कोई ना कोई नया क्वेश्चन जरूर मिलेगा, कोई ना कोई नई चीज आपको जरूर मिलेगी, और उसको आपको याद करना है, उसको लिखना है, लिखने का अभ्यास करना है।
लिख लिख करके आप याद करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।